everyone, this is Zainul Arfin from Tutorial Art PK and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 9 के एक ब्रीफ से ओवरव्यू की। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके अंदर डिटेल्स क्या हैं, कौन से टॉपिक्स लिखे हुए हैं, किस चीज़ की बात हो रही है। तो लेट्स बिगिन। जो चैप्टर का टाइटल है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो लिमिटेड नहीं है ह्यूमन बींग्स तक या एनिमल्स तक, वो प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स की बॉडी में भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है या उनकी मूवमेंट के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे वाटर हो गया, आइंस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें दे आर सपोज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टार्टिंग फ्रॉम के रूट्स ने उनको एब्जॉर्ब किया, वहाँ से एब्जॉर्ब करके वो प्लांट के बाकी जो पार्ट्स हैं यानी कि स्टेम हो गया, उसके लीव्स हो गए, उसके फ्लावर्स हो गए, इन सारी जगहों तक पहुँचने के लिए कि कौन से मैकेनिज़्म हैं जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें मूव होती हैं। उसमें आ जाते हैं कि डिफरेंट जाइलम वेसल्स होते हैं, फ्लोएम वेसल्स होते हैं जो वाटर एंड फूड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर अब मूवमेंट तो हो गई, अब मूवमेंट की बात यह है कि फिर एक बहुत मेजर प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसपायरेशन, के प्लांट्स में जो वाटर मूव करता है फ्रॉम रूट्स टू शूट एंड देन लीव्स और वहाँ से एटमॉस्फेयर में दोबारा चला जाता है। तो ट्रांसपायरेशन कैसे होती है? अब ट्रांसपायरेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपनिंग्स हैं प्लांट की लीफ के सर्फेसिस पे जिसके थ्रू ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। अब वो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होते हैं कि उनके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। जब गार्ड सेल्स में वाटर मूव करता है तो वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और उसमें ट्रांसपायरेशन होती है। फिर रात के टाइम पे ऐसा होता है कि गार्ड सेल्स में से वापस पानी मूव कर जाता है, वो फ्लैसिड हो जाते हैं, उनकी टर्जिडिटी लूज हो जाती है जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से होती है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग और यही स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर रही होती है। फिर सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को इम्पैक्ट करते हैं। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर फ्लो हो गया, ये सारी चीज़ें वो हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इम्पैक्ट कर रही होती हैं कि ट्रांसपायरेशन का रेट तब ज़्यादा होगा जब टेम्परेचर हाई है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो ट्रांसपायरेशन लो हो जाती है, जब एयर फ्लो ज़्यादा है उसके पास जहाँ पे प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। फिर ट्रांसपायरेशन को कहा गया है नेसेसरी इवल, कि ट्रांसपायरेशन सिग्निफिकेंट तो है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़रूरी है कि प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन ड्रॉट की कंडीशंस हो गई या ऐसी कंडीशंस जहाँ पे वाटर स्कार्स है वहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो है वो एक हार्मफुल मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन अगर ट्रांसपायरेशन ना हो तो जो फूड की मूवमेंट है, जो वाटर की मूवमेंट है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि रूट से लेके इतने इतने बड़े दरख्तों के पूरे स्टेम में से हो के जो लीव्स तक पानी और जो फूड है वो पहुँच जाता है, वो इसके पॉसिबल ही नहीं है। Tutorial.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। फिर जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होती है? रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो कॉर्टेक्स से गुजरता हुआ, डिफरेंट लेयर्स में से गुजरता हुआ, इंटरसेलुलर स्पेसेस में से गुजरता हुआ जाइलम तक पहुंच जाता है और जाइलम से आगे होता हुआ कोहेजन टेंशन थ्योरी के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो पूरा प्लांट के स्टेम्स तक और स्टेम से आगे लीव्स तक पहुँच जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात आती है कि फ़ूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें फिर एक जो है एक मैकेनिज़्म है जिसे हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, उसके थ्रू फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म जो है उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मूव करते हैं कि देयर आर रीजन्स इन प्लांट जो कि सिंक्स के तौर पे एक्ट करती हैं, यानी वो रीजन्स जो एक्टिव मेटाबॉलिज्म है और उन्हें ज़रूरत है उस टाइम फूड की, और कुछ रीजन्स हैं जो कि एक सोर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, लाइक लीव्स हो गए या वो ऑर्गन्स हो गए जहाँ पे फूड स्टोर हुआ हुआ है। तो सोर्सेज से सिंक तक जो फूड है वो मूव करता है थ्रू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसके बाद यहाँ तक जो बात है वो ख़त्म हो जाती है प्लांट में ट्रांसपोर्ट की और बात आ जाती है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट है उसका मेजर सोर्स है ब्लड, कि ह्यूमन ब्लड जो है वो सारी की सारी चीज़ों को, डिफरेंट प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को और सारे सेल्स को, हमारी इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको लेके मूव करता है। अब ब्लड जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हो जाते हैं कि उसमें ब्लड प्लाज्मा भी है, उसमें ब्लड सेल्स भी हैं।
कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या है, कि 90 to 92% जो है वो सारा वाटर होता है, रिमेनिंग में कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ये सारी प्लाज्मा में एग्जिस्ट करती हैं। फिर ब्लड सेल्स हैं, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाते हैं। फिर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका हमारे इम्यून सिस्टम में फंक्शन है कि वो इन्वेडिंग पैथोजेंस को या माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं, और जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं फेगोसाइटोसिस के, इनगल्फमेंट के, पिनोसाइटोसिस के, सारे परफॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पे ब्लड के डिसऑर्डर्स भी डिस्कस हुए हुए हैं कि भाई ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। 2 डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया इज़ बेसिकली अ कैंसर ऑफ ब्लड। उसमें होता ये है कि एक म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फॉल्टी होते हैं। जब वो फॉल्टी होते हैं तो उसकी वजह से अबनॉर्मल जो होते हैं या फॉल्टी होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। ल्यूकीमिया में भी जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। एंड फिर जो म्यूटेशन है उसकी वजह से, क्योंकि एबनॉर्मल नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसकी एक जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन है। दूसरा जो डिसऑर्डर है दैट इज़ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एबनॉर्मल होता है, और वो भी हीमोग्लोबिन के जो जीन है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से या उसमें म्यूटेशन की वजह से होता है। उसमें भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए होते हैं, और जो पेशेंट है इसका कोई क्योर नहीं है, बट ट्रीटमेंट इसी तरह किया जाता है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई जा सके। फिर जो है वो ब्लड के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। वो टाइप्स हम कैसे करते हैं, वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास जो मेजर एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 टाइप का ब्लड होता है। ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है, एंड ब्लड ग्रुप O होता है। अब ये जो सिस्टम में जो 4 टाइप्स हैं ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स की वजह से होती हैं कि ब्लड ग्रुप A में कौन A एंटीजन है, B में B है, AB में दोनों हैं, और O में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता RBCs की सरफेस पे। फिर ये बताया हुआ है कि किस तरह से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ट्रांसफ्यूजन हो सकती हैं, कि अगर एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप A है तो उसको कौन कौन सा जो ब्लड है वो डोनेट किया जा सकता है। फिर इसी तरह अगर उसका B है तो कौन सा किया जा सकता है, O है तो कौन सा किया जा सकता है। इसमें जो है यूनिवर्सल डोनर्स जो हैं वो O ब्लड ग्रुप है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो AB है। इसी तरह से फिर एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसको हम कहते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो एक फैक्टर होता है, RH फैक्टर, दैट इज़ रीजस फैक्टर। उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस पे बेस करता है कि RH अगर प्रेजेंट होगा तो दैट पर्सन इज़ RH पॉजिटिव, और नहीं होगा तो RH नेगेटिव। अब RH पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कंबाइन किया हुआ है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ, और A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव जो आपको सुनने में आता है वो इसीलिए आता है कि ब्लड टाइप क्या है और फिर RH फैक्टर की एब्सेंस और प्रेजेंस क्या है। और इसी तरह फिर RH नेगेटिव में भी बताया हुआ है कि किस तरह से RH नेगेटिव और पॉजिटिव की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती हैं। यहाँ तक ब्लड का भी सारे कंपोनेंट्स और उसके जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है डिस्कस हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है ह्यूमन हार्ट की, कि ह्यूमन हार्ट होता कैसे है। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हुई है कि उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, किस तरह वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रियम होते हैं, वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाफ द साइड ऑफ हार्ट इज़ डीलिंग विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल द अदर हाफ इज़ डीलिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किस तरह से जो है वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी वजह से ब्लड आगे पंप होता है। अब इसमें भी 2 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम है और सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम है। पल्मोनरी में ये होता है कि आपके लंग्स और हार्ट के दरमियान जो एक्सचेंज हो रही होती है ब्लड की वो आ जाता है, जबकि सिस्टेमिक में आपकी बॉडी से हार्ट तक जो एक्सचेंज हो रही थी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हार्ट बीट का जिक्र आ जाता है कि हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट के भाई एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें एक दफ़ा आपका पूरा हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस पूरे एक दफ़ा दिल के धड़कने को हम एक हार्ट बीट कह देते हैं। फिर हार्ट रेट जो है वो ये है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका हार्ट बीट कर रहा है एक
मिनट में। वो हमें बताया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स में अडल्ट जो मेन हैं उनमें 70 होता है अराउंड, और जो वुमेन है उनमें 75 होता है। फिर पल्स रेट की बात की है कि पल्स रेट इज़ बेसिकली अ मेथड ऑफ चेकिंग हार्ट रेट, कि पल्स आपकी कहाँ से ली जा सकती है। जब भी आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो एक्सपैंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इन रिस्पॉन्स टू द पंपिंग ऑफ योर हार्ट, तो उससे पल्स रेट जो है हम ले सकते हैं। पल्स रेट आपकी रिस्ट से मेजरली लिया जाता है। इसके अलावा हर वो रीजन आपकी बॉडी में जहाँ पे आर्टरीज आपकी स्किन के क्लोज हैं वहाँ से हम पल्स रेट ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बारी आ जाती है वो ये आती है कि जी ब्लड वेजल्स क्या होते हैं, क्योंकि इस पूरा जो ब्लड है ऑब्वियसली उसने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, मूव करना है, तो उसको किसी वेजल की, किसी एक नेटवर्क की, एक चैनल की ज़रूरत होगी, तो वो हैं ब्लड वेसल्स। के आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती हैं कि आपके हार्ट से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी तक पहुंचाती हैं। अब आर्टरीज़ जो हैं जब वो छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती हैं तो हम उनको आर्टेरियोल्स कह जाते हैं। आर्टेरियोल्स जब फर्दर टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं, टिश्यूज़ के अंदर वो सब डिवाइड होते हैं तो वो कैपिलरीज़ बन जाती हैं। इसी तरह फिर वेन्स की बात आ जाती है कि जो छोटी छोटी कैपिलरीज़ हैं वो कंबाइन होके वेन्यूल्स बना देती हैं, और ये वाली जो कैपिलरीज़ हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील कर रही हैं। फिर वेन्यूल्स जो हैं वो जब ऑर्गन से बाहर निकलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो वेन्स बना देते हैं। तो इस तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस, और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें 3 लेयर्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें उनमें प्रेजेंट हैं टू अकोमोडेट देयर फंक्शन। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस हुआ है कि 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, आर्टीरियल सिस्टम है और वीनस सिस्टम है। आर्टीरियल सिस्टम में सारे आर्टरीज हैं और किस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, जबकि वीनस सिस्टम वेन्स का सिस्टम है कि वेन्स किस तरह से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट तक वापस पहुंचाती हैं कि फर्दर उसको पंप किया जा सके ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस तरह से ये 2 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये अब सारी बातें नॉर्मल फंक्शन की हो रही थी हार्ट के। इसके बाद जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अब हार्ट इतना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, एक सिस्टम है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और वास्ट है, तो उस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट के डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं और आपका जो वैस्कुलर सिस्टम है यानी आपकी आर्टरीज, वेन, इनके डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। उसमें 2 मेन जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो एक है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस ये होती है कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर फैट या ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल इसका बिल्डअप हो जाता है। जब बिल्डअप होता है तो उसकी वजह से प्लैक्स बनते हैं और वो आपकी जो आर्टरीज़ है उसके डायमीटर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज़ हैं वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही होती, या जो ब्लड फ्लो है उनमें से वो डिफ़िकल्ट होता है। अब ये जो प्लैक्स हैं जब समटाइम्स ये आर्टरीज को डैमेज भी कर देते हैं और वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं। अब समटाइम्स तो क्लॉट्स वहाँ चिपके रहते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन वो समटाइम्स मूव कर जाते हैं, डिसलॉज हो जाते हैं उस रीजन से, तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, दे कैन इवन कॉज स्ट्रोक्स। जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है वो भी आर्टरीज़ का ही डिसऑर्डर है। उसमें बढ़ती हुई एज के साथ आपकी जो आर्टरीज़ की इलास्टिसिटी है, नेचुरल इलास्टिसिटी है, वो नेचुरली कम होती है और उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो आर्टरीज़ की है उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। इन टर्न एट द एंड जो भी डिसऑर्डर आर्टरीज़ में होगा वो समहाउ आपके हार्ट तक पहुँच ही जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फिर जो दूसरा मेन डिसऑर्डर डिस्कस किया गया है वो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन को कॉमनली हम कहते हैं हार्ट अटैक, और इसमें होता ये है कि जो आपके जो हार्ट के जो मसल टिश्यू के सेल्स हैं उनको अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, और फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो आपके हार्ट के मसल्स टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, ब्लड नहीं पहुँचता ऑक्सीजनेटेड, तो वहाँ पे सेल डेथ हो जाती है, उन मसल्स की मसल डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में फिर डिफरेंट सिम्टम्स हैं, शूटिंग पेन होती है, चेस्ट पेन्स होती हैं। जो पेन है वो आपके लेफ़्ट आर्म जो है उस तक जा रही होती है, आपके लोअर जॉ, आपकी बैक, ये सारा एरिया जो है वो उसमें प्रॉब्लमेटिक होता है।
फिर उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं और कुछ सर्जरीज हैं, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, बाईपास सर्जरी हो सकती है, तो ये सारे उसके ट्रीटमेंट्स भी उन्होंने बताए हुए हैं। तो इस तरह स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंडिंग एट द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, उन्होंने आपकी बुक में एक एक चीज़ कवर कर ली गई है अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहिए होती है। So that was the brief overview of your whole chapter and I'm sure now you know कि आप जब भी ये chapter पढ़ेंगे what you should expect that from that particular chapter. This is your biology instructor Zainul Arfin from tutoria.pk.